गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार देखें। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 33 पर नन्हा फनकार, इसकी रीडिंग करेंगे। शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। कहानी बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से शुरू की गई है, कोई भूमिका बिना कोई भूमिका बांधे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें मतलब पंक्तियां और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी में जुट गया। नक्काशी का मतलब होता है लकड़ी या पत्थर के पर छेनी हथौड़े से खोद करके आकृतियों को उकेरना, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आकृतियों को उकेरना, उसे हम नक्काशी कहते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ पत्थर की किरचे से क्या तात्पर्य है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश का मतलब है तराशी करने वाले, उसके साथ जो और लोग काम कर रहे थे उनके बारे में बताया गया। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता एक बार करके दिखा देते, पर वह सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। मतलब वो नया उसने पत्थर पे नक्काशी करना सीखा था, अभी छोटा था, 10 साल का था। पिता उसे एक बार करके बताते थे और वह पत्थर पर सीधी लकीरों और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इखलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है क्रम से काम करते हैं ना। पहले हम जब कोई नया काम सीखते हैं तो उसकी बारीकियां एकदम से नहीं सीख जाते, पहले उसका बाहरी आवरण सीखते हैं, मोटा मोटा ये सीखते हैं कि ये कैसे करा जाता है। उसमें जो हल्का हल्का काम होता है सरल, उसे करना सीखते हैं। वे धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते हैं और उस काम की बारीकियों को सीखते हैं। इसी तरह नक्काशी करने में वो अभी केवल घुमावदार लकीरें और कतारें बना पाता है, सीधी कतारें। और उसे लेकिन भरोसा है अपने आप पे इतना ज्यादा कि वो ये कठिन काम जो इसमें लिखे हैं, वर्णित है, वो एक दिन जरूर कर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, वो अपने पिता की तरह ऐसा बनाना चाहता है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ। इस पूरे जो पैराग्राफ अभी मैंने रीड किया उससे क्या पता लगता है कहानी कब की है? कहानी उस वक्त की है जिस समय आगरा में लाल किला बन रहा था। ठीक है, आगरे में लाल किला बन रहा था, बादशाह अकबर उसको बनवा रहे थे। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। यानी कि तो उसका पुश्तैनी गांव था, जो उसके मतलब जहाँ उसके पुरखे रहते थे, उसके पूर्वज रहते थे, वहां वो कभी नहीं गया, वहां जाने का उसे मौका ही नहीं मिला। आगरा की गलियां और सीकरी ही यही उसका घर है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। मतलब उसके पीछे कोई आके खड़ा हो गया, उसे सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? किसी ने उसके पीछे से ऐसा ये वाक्य बोला कि घंटियां कितनी सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब रूखेपन से। मतलब उसको ये लगा कि मैं बना रहा हूँ और ये आदमी मुझसे प्रश्न कर रहा है, ये कह रहा है कि आपने ही बनाई है। तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने बड़ी रूखेपन से जवाब दिया कि आप देखने में मैं बना रहा हूँ, मैंने ही बनाई है। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे हो ना। वो आदमी हंसते हुए बोला। उस आदमी ने उत्तर दिया कि दिख तो रहा है कि तुम बना रहे हो,
लेकिन तुम बहुत छोटे हो ना, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। तो उसने उत्तर दिया, मैं 10 साल का हूँ। 10 साल? अच्छा। वो आदमी बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। वो आदमी वही बैठ गया, बैठते हुए बोला, अच्छा 10 साल, तब तो काफी बड़े हो। मैं भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो इस तरह से उसने मतलब अपने को जोड़ा उसकी बात से कि अच्छा तुम 10 साल के हो, तब तो काफी बड़े हो, क्योंकि मैंने भी 13 वर्ष की उम्र में, 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। जब वो बैठ गया तो उसको देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला, मंझोला मतलब बीच का, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था और बहुत ज्यादा नाटा भी नहीं था, बीच दरमियाना कद था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने था। उसके लंबे बाल लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठे को देखते हुए सोचा। मतलब उसने गहने पहन रखे थे, जेवर पहन रखे थे, मोतियों की माला और बड़ी बड़ी अंगूठियां, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया कि कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। उसने, जब वो जो केशव था वो अपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, मतलब परख रहा था कि इसके व्यक्तित्व में क्या क्या खासियत है, देख ही रहा था। तब तक उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। इससे पहले कि वो केशव उसकी बात का जवाब देता, कोई तेजी से दौड़कर आया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। उस आदमी ने, जो महल का सिपाही था, ये बात बोली कि मुझे माफ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। जो केशव था वो भौचक सा, मतलब बड़ा आश्चर्यचकित सा खड़ा हुआ था। तो उससे पूछा, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। उसने उसे डांटा कि बेवकूफ खड़ा कैसे, हुजूर आला, मतलब ये महाराज के सामने तूने इस तरह से तो बैठे होने की हिम्मत करी, इन्हें सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, अब वो डर गया। मतलब उसके दिमाग में कुछ लगा कि कुछ गलत हो गया। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छुपकर नीचे गिर गई। बदहवासी मतलब घबराहट में, बेचैन। और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसके मन में, अपने मन में ये प्रश्न किया। ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। कातर से मतलब है दया भरी, मतलब जिसमें करुणा थी। उसे डर लग गया था कि मैं इनसे इस तरह से प्रश्नोत्तर कर रहा था और ये तो बादशाह निकले, तो वो डर गया। डर भरी, कातरता से भरी नजरों से वो बादशाह की तरफ देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखलंदाजी भली ना लगी, लेकिन उसने ये देखा कि अकबर जो था, उसको पहरेदार का इस तरह से आके उस बच्चे से बात करते समय उसका बीच में पड़ना अच्छा नहीं लगा। दखलंदाजी मतलब बीच में पड़ना। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। मतलब खिसिया गए वो, अच्छा नहीं लगा उन्हें। खींचकर पहरेदार से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। अब वो मतलब ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे, असमंजस में था। उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मतलब उसके मन में असमंजस था, ठीक है, इस बात का कि वो करे कि ना करे, काम करने लगे कि खड़े होके बादशाह के इंतजार करे। लेकिन इस बात से वो आश्वस्त हो चुका था कि बादशाह से उसे डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि बादशाह की दृष्टि में आए हुए प्यार, जो स्नेह से बादशाह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसे वो पहचान लिया था। इसलिए उसके अंदर का डर खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। मतलब बादशाह ने उससे प्रश्न किया कि आप क्या नक्काशी मुझे सिखाओगे? उसने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह के पास तो छेनी हथौड़ी उस वक्त थी नहीं। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौटा। उल्टे पांव लौटाया मतलब तुरंत लौटाया, वहां बिल्कुल भी रुका नहीं। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। दोस्ताना अंदाज में मतलब बिल्कुल दोस्त की तरह। उन्होंने उस बच्चे को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये
मैं एक बादशाह हूँ। और वहीं जमीन पर बैठ गया और उसको पूछा कि क्या करना है आगे। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, आप क्या आप ये सब करेंगे? उन्होंने उसको शक हुआ, ये ऐसा तो नहीं मजाक कर रहे हैं, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं सीख लूंगा, सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। मतलब जब उन्होंने कहा क्या आप ये करेंगे, तो जो बादशाह थे उन्होंने उत्तर दिया, हाँ करूंगा और मैं सीख भी जाऊंगा। केशव ने कहा मेरा ये मतलब नहीं था कि आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, मेरा मतलब ये था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, क्या आपको इसकी क्या जरूरत है, ये सब ठीक नहीं है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया धोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अकबर ने बोला, पिछले हफ्ते मैंने किसी की मदद की थी मिट्टी से भरी डलिया धोने में, खाने में, उठा करके ले जाने में, तो क्या ये काम उससे भी मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। ठीक है, भौचक था, परेशान था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींची और एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े पर वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। वार ज्यादा जोर से कर दिया तो जो वो खुदा वो कटाव हुआ वो ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी बीच कर रखे, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। किरचे मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। उन्होंने मजाकिया लहजे में क्या बोला, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा दिया। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा भी आ रहा था। अच्छा लगता है ना जब छोटा बच्चा किसी को सिखाता है और बड़े की तरह एक्ट करता है, अभिनय करता है, तो उसे भी मजा आता है। तो इस तरह यहाँ बच्चे को भी वहां पर मजा आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती है। मतलब वो बिल्कुल जैसे कोई इंस्ट्रक्टर सिखाता है, निरीक्षक, कुछ शिक्षक सिखाता है, ठीक उसी तरह से वो उन्हें सिखा रहा था। और इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि अकबर से कोई गलती ना हो। काम करते करते अकबर पूछ बैठते हैं, केशव सही नहीं है क्या? और केशव से हिलाकर अपनी असहमति जता देता है। अब अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खो गए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। ये दोनों आपस में इतना व्यस्त थे, बादशाह अकबर और केशव, कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि आसपास बाकी जितने कारीगर थे, जितने तराशगी करने वाले बैठे थे, संग तराश जिसे कहते हैं, वो सब उन्हें बड़े कौतूहल से, बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अकबर ने गौर से देखा कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा है, जिससे वे ज्यादा डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अकबर ने ध्यान से देखा, जो केशव को नमूना बना के दिया गया था उसमें पत्थर पे, वो उसे ही नहीं तराश रहा, उसमें अपनी तरफ से भी कुछ नई चीजें जोड़ रहा है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से बुनकर, संग तराश क्या नाम है, पत्थर पे तराशी का काम करने वाले, पत्थर तराशने वाले, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। अकबर ने उसे बताया अपने आगे की योजना कि एक बार ये महल बन जाए, उसके बाद मैं अपना कारखाना खोलूंगा। उस कारखाना में देश सब जगह सबसे बढ़िया फनकार, मतलब जिन पे एक हुनर है, और सबसे अच्छे क्या नाम है, शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाले काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, उसके चेहरे पे चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठकर खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। जारी रखो मतलब लगातार करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा व्यक्ति हमसे कुछ कह देता है या बता देता है, तो बाकी लोगों में हमारी एक धाक जम जाती है। तो ऐसा ही हुआ। वह बार बार बादशाह से भी अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ।
वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करके बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। एक बहुत से साधु वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। बादशाह सलीम, मुराद और दानियाल, केशव ने फेंकते हुए कहा, मतलब उनके नाम उनके बादशाह अकबर की जो संतानें थी उनके नाम उस केशव को पता थे, उन्होंने चेतते हुए उनके नाम लिए। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। यानी कि एक स्टोरी बताई उसके पिता ने कि क्यों सीकरी में वो नया नगर बसा रहे हैं। उसका ये कारण है कि वो संतान नहीं थे। सलीम चिश्ती नामक एक फकीर ने उनसे कहा कि उनकी तीन संतानें होंगी, और ऐसा ही जब हुआ तो उस सलीम चिश्ती की याद नहीं, उन्होंने एक नगर बसाने का निर्णय लिया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी आवाज में बोला। उनींदी आवाज से तात्पर्य है नींद भरी आवाज में। थका हुआ था दिन भर, उसे भी नींद आना शुरू हो गई थी। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। बातें करते ही करते बच्चा सो चुका था। इस पाठ की आज हमने रीडिंग खत्म करी है। इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ हम कल करेंगे, कल की कक्षा में। आप सभी इस पाठ से संबंधित सभी कठिन शब्दों को अंडरलाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कठिन शब्द समझाऊंगी। अगर उसके बाद भी कोई शब्द रह जाता है, आपको लगता है ये कठिन है उच्चारण में, या उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।